सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर दीपक कुमार, राजकीय महाविद्यालय भेरिया, कुरुक्षेत्र। आज हम आदिकालीन साहित्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आदिकाल का समय, जैसा कि आप सभी को विदित है, संवत 1050 से 1375 तक माना जाता है। इस काल की 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण वीर गाथा काल भी किया है। आदिकालीन साहित्य की अपने आप में एक विशेषता रही है, जिन पर हम आज बिंदुवार चर्चा करेंगे। आदिकालीन साहित्य की जो सर्वप्रथम विशेषता है वह है ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकाल में जो भी साहित्य लिखा गया वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इतिहास से मेल नहीं खाता है। उसमें तथ्यात्मक त्रुटियां हैं, कल्पना का प्रयोग अधिक है, जिस कारण से यह साहित्य भाषा, समय और घटनाओं की दृष्टि से इतिहास से मेल नहीं खाता। आदिकाल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई उनमें से अधिकतर रचनाओं का जो काल है वो ऐतिहासिक तिथियों से सही रूप में मेल नहीं खाता। दूसरा इस काल की विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण। रीतिकाल के कवि न केवल कलम के धनी थे बल्कि तलवार चलाने में भी निपुण थे। ये कवि अपने आश्रयदाता राजा के साथ समय पड़ने पर युद्ध में भी जाते थे और राजा के साथ मिलकर युद्ध लड़ते थे और युद्ध से लौटकर अपनी कलम से युद्धों का सजीव वर्णन और चित्रण ये अपनी कविताओं में करते थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि चंद बरदाई रहते थे और वो जैसा उनकी वीरता को देखते थे वैसा ही वर्णन उन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में जो उन्होंने लिखा है, जो कि एक महाकाव्य है, उस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। तीसरा इस काव्य की विशेषता है वीर एवं श्रृंगार रस का चित्रण। रीतिकाल में वीर रस से परिपूर्ण काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया। इस काल के कवि क्योंकि राज दरबार में रहते थे तो अपने राजा की वीरता का प्रशंसात्मक वर्णन करना इनका नैतिक दायित्व बन गया था और वो कवि ऐसा ही करते थे। चाहे वह उनके आश्रयदाता राजा किसी भी प्रकार के रहे हों, लेकिन उनकी वीरता का वर्णन ये बढ़ा चढ़ा करके अपने काव्य में करते थे। इसके अतिरिक्त श्रृंगार चित्रण भी इस काल के काव्य में हमें मिलता है। नायक और नायिका के प्रेम संबंध और प्रेम में प्रेमिका का प्रेमिका एक दूसरे से मिलन, ये श्रृंगार पक्ष के अंतर्गत आता है। इसको भी लेकर के, इस विषय को लेकर के भी इस काल में साहित्य लिखा गया। अगली विशेषता इस काल की है आश्रयदाताओं का यशोगान। ये कवि जिस राजा के दरबार में रहते अपने आश्रयदाता की वीरता का वर्णन करते। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद बरदाई कवि रहते थे और उनकी वीरता में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ महाकाव्य लिखा। इसके अतिरिक्त नरपति नाले ने बीसल देव रासो, जगनिक ने परमाल रासो ग्रंथ लिखा। और इसके साथ साथ यहाँ तक देखिए कि जयचंद जैसे देशद्रोही राजा की प्रशंसा में भी भट्ट केदार कवि ने जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका जैसे ग्रंथ लिखे गए। तो इन कवियों के अपने आश्रयदाताओं का प्रशंसात्मक वर्णन करना, चाहे वह उनका राजा देशद्रोही राष्ट्रद्रोही भी क्यों न है, फिर भी उनका वर्णन ऐसा करना ये अपना परम दायित्व समझते थे। इस काल के काव्य में राष्ट्रीयता का अभाव था, क्योंकि इस काल के कवि या राजा अपने क्षेत्र में आने वाले 10 या 20 गांवों को ही अपना राष्ट्र समझते थे। एक अखिल भारतीय स्तर पर जो राष्ट्रीयता की भावना होती है
उस राष्ट्रीयता की भावना का इन सभी लोगों में अभाव था। यही कारण था कि विदेशियों ने जब जब इन पर आक्रमण किए तब तब इन लोगों ने मुंह की खाई, क्योंकि ये लोग आपस में मिलकर के नहीं लड़ते थे, बल्कि आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसका फायदा विदेशी आक्रमणकारी समय समय पर उठाते रहते थे। इसके अतिरिक्त काव्य रूप की बात अब हम करते हैं। इस काल में जो काव्य लिखा गया वह अलग अलग रूपों में लिखा गया, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, विशुलदेव रासो, खुमान रासो महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं, और जबकि संदेश रासक एक खंड काव्य है। विरह वर्णन प्रधान काव्य भी इस काल में लिखे गए। विविध संप्रदाय इस काल में, आदिकाल में आकर के विविध संप्रदाय का जन्म हुआ, और उन संप्रदायों ने भारत के लिए बड़ा योगदान दिया। जैसे कि उस समय जैन साहित्य पनपा, जो कि 10वीं शताब्दी के आसपास जिसका प्रादुर्भाव हुआ। जैन साहित्य में जैन कवियों ने चरित काव्य लिखे। प्रमुख जैन कवियों में पुष्पदंत, हेमचंद्र, शार्ंगधर, मुनि राम सिंह आदि प्रमुख कवि आते हैं, जिन्होंने उच्च कोटि का साहित्य लिखा, और अधिकतर इनके काव्य में चरित काव्य आते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे सिद्ध साहित्य लिखा गया, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से या सिद्धांतों से प्रभावित होकर के जिन कवियों ने अपना काव्य लिखा। सिद्ध कवियों का जो काल है वो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। प्रमुख सिद्ध कवियों में सरहपा, शबरपा, कणहप्पा, विरूपा आदि कवि आते हैं। सिद्ध कवियों के नाम की एक खासियत यह है कि इनके नाम के पीछे पा शब्द जुड़ा होता है। सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी गई है। इनके दोहा कोश और चर्यापद जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो सिद्ध कवियों के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। सिद्ध कवियों की विशेषता यह है कि इन्होंने अपने काव्य में सामाजिक रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया। समाज में जो जातिगत हीनता की भावनाएं पनप रही थी उन सब का विरोध किया, और गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया। इससे अगला जो संप्रदाय चला सिद्ध साहित्य के पश्चात वह है नाथ संप्रदाय। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरखनाथ से नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन माना जाता है। प्रमुख नाथ कवियों में मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटीनाथ, सारंगीनाथ, भर्तृहरिनाथ आदि प्रमुख हुए हैं, जिन्होंने अपने संप्रदाय में नारी का निषेध माना, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया जो कि उस समय के समाज में प्रचलित थी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने सन 1942 में आकर के नाथ कवियों की संपूर्ण वाणी को गोरखवाणी के नाम से प्रकाशित कराया। आज भी जब हम इस पुस्तक को देखते हैं तो हमें नाथ कवियों की संपूर्ण वाणी इस पुस्तक में संकलित मिलती है। इसके अतिरिक्त विद्यापति हुए इस काल में, जो मैथिली भाषा के प्रमुख कवि थे और जिन्होंने पदावली ग्रंथ लिखा जो एक श्रृंगार और भक्ति काव्य भी माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हुए, जिन्होंने इस काल में लौकिक काव्य लिखा, आम जनजीवन के लिए लिखा। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है।
इन्होंने अपने काव्य में शकुने, ढकोसले, मुकरियाँ, पहेलियाँ आदि लिख करके भारतीय जनता का मनोरंजन किया और मार्गदर्शन किया। यदि अमीर खुसरो जी के शकुने पर हम विचार करें तो एक शकुना यहाँ मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसे कि पान सड़ा क्यों घोड़ा अड़ा क्यों, अर्थात फेरा न था, अर्थात उसे फेरा नहीं गया था इसलिए दोनों वो अड़े। दूसरा पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, अर्थात आकाश। ढकोसला के अंतर्गत एक उदाहरण मुझे याद है कि एक बार अमीर खुसरो जी रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें पानी की प्यास लगी, तो कुएं पर पहुँचे तो वहाँ स्त्रियाँ पानी भर रही थी कुएं से, तो उन्होंने एक स्त्री से पानी पिलाने के लिए कहा। तो जैसे ही उस स्त्री को पता चला कि अमीर खुसरो जी हैं तो उन्होंने अमीर खुसरो जी को 4 शब्द दिए और कहा कि इनसे कविता बना करके सुनाएं, तभी उनको पानी पिलाया जाए। तो अमीर खुसरो जी ने तुरंत उन 4 शब्दों से, वो 4 शब्द थे खीर, चरखा, कुत्ता, ढोल। इन 4 शब्दों से अमीर खुसरो जी ने कविता बनाई। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। तब जाकर के अमीर खुसरो जी को पानी पिलाया गया। तो अमीर खुसरो जी ने इस प्रकार से साहित्य लिख करके मनोरंजन किया भारतीय जनता का, हिंदी भाषा को परिष्कृत किया, लेखन आरंभ किया और भारतीय जनता के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। तो ये संप्रदाय थे जो आदिकालीन साहित्य में पनपे और इन संप्रदायों का आने वाले समय में जो संत साहित्य भक्ति काल में पनपा या उदित हुआ, उन पर भी इनकी शिक्षाओं का, इनके विचारों का व्यापक प्रभाव पड़ा संत साहित्य पर। और संत साहित्य ने भी इन साहित्य से, आदिकालीन साहित्यों से बहुत कुछ लिया और समाज को अपने अनुसार उसको ढाल करके बहुत कुछ दिया भी। इसके अतिरिक्त इन कवियों ने अपने काव्य विषय के रूप में वन, नगर, प्रकृति के विभिन्न रूप, आखेट, जलकेली, रण कौशल, नक्षिक वर्णन आदि विभिन्न विषयों को अपने काव्य का विषय बनाया और कई जगह पर इन्होंने नाम परिगणन शैली का भी प्रयोग किया और अपने काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न किया। यदि हम भाषा की दृष्टि से विचार करें तो इन कवियों ने अपने काव्य में अपभ्रंश भाषा के साथ साथ जहाँ जहाँ इन कवियों ने वीर रस से परिपूर्ण काव्य लिखा, वहाँ इन्होंने डिंगल भाषा का प्रयोग किया और जब जब इन्होंने श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं लिखी, उसके लेखन में इन्होंने पिंगल भाषा का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त छंदों के क्षेत्र में इन कवियों ने दोहा, तोटक, तोमर, छप्य, उल्लाला, रोला, गाथा, गाहा आदि छंदों का, विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग किया। छंदों के प्रयोग में ये कवि बहुत माहिर थे। यहाँ तक कि चंद कवि ने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जिस कारण से डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा है। अलंकारों के क्षेत्र में इन कवियों ने अनुप्रास, श्लेष, रूपक, अतिशयोक्ति, अत्युक्ति आदि अलंकारों का व्यापक रूप में चित्रण किया है, प्रयोग किया है, जिस कारण से इनके काव्य में चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न भी हुआ है। तो ये रीति आदिकालीन साहित्य की
विशेषताएं हैं जिन पर हमने अभी विस्तार से चर्चा की है। आदिकाल का साहित्य, बेशक उसमें तथ्यात्मक कमियां हैं, कल्पना का प्रयोग अधिक किया गया है, लेकिन आदिकाल के साहित्य ने भारतीय साहित्य को बहुत कुछ योगदान दिया। यहाँ के जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य ने भक्ति आंदोलन पर व्यापक प्रभाव डाला और भक्त कवियों में कबीरदास आदि कवियों ने भी इनसे प्रेरणा पा करके अपना उच्च कोटि का साहित्य लिखा। इसके अतिरिक्त इन कवियों ने वीर रस प्रधान काव्य लिखा, जो कि उस समय की एक मांग भी थी, क्योंकि तत्कालीन समय में भारत पर विदेशियों के आक्रमण होते रहते थे। ऐसे समय में ये चारण कवि, जो इन कवियों के राज्याश्रय में रहते थे, इन कवि का एक परम दायित्व था कि अपने राजा की प्रशंसा में गीत लिखें और उस समय की जनता को भी युद्ध के लिए तैयार करें। तो ये उस समय की मांग भी थी। कल्पना का प्रयोग था इस काव्य में, लेकिन वह भी आवश्यक था, क्योंकि केवल यथार्थ चित्रण शायद तत्कालीन समय के लिए पर्याप्त नहीं था, और काव्य की मांग होती है कि उसमें कल्पना का प्रयोग भी होता है। तो इन सब कारणों को यदि दृष्टिगत देखें या विशेषताओं को ध्यान में रखें, तो आदिकाल का जो साहित्य है एक व्यापक साहित्य रहा, जिसने भारत को बहुत कुछ दिया। इन कवियों की वाणी हमेशा भारतीय जनता का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। मुझे आशा है कि आप लोगों को आज के इस वक्तव्य से लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।